दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। तो चलिए आज के टॉपिक से सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक चीन और भारत के बीच हुए सीमा विवाद को लेकर के आए हुए कुछ अपडेट से संबंधित है। तो सबसे पहले हम खबर को देखते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ है, अपडेट्स में किन बातों का जिक्र किया गया है। तो खबर है, चाइना अनाउंसेस सिंक्रोनाइज्ड पेंगोंग डिसएंगेजमेंट। ये एक स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह जी का, तो जिसमें बताया गया है कि भारत और चीन के बीच पिछले काफ़ी समय से जो सीमा विवाद LAC के ऊपर चल रहा था लद्दाख क्षेत्र में, उसको लेकर के किसी तरीके से डिसएंगेजमेंट की बात सामने आई है। यानी दोनों देश एक स्तर पर जाकर के अपनी अपनी सेनाओं को वापस लेने पर सहमत हुए हैं। तो ये पूरी खबर यहाँ पर चर्चा में है। राजनाथ सिंह जी ने संसद में इस बात को बताया है। तो इस पूरे खबर में क्या क्या डायमेंशंस बन सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले एक बार इससे संबंधित एक पृष्ठभूमि को लेकर के चलेंगे। हालांकि काफ़ी समय से यह खबर चर्चा में तो है ही, तो उसके अपडेट्स और फॉलोअप्स काफ़ी दिनों से आ भी रहे हैं, लगभग पूरा 1 साल होने जा रहा है। लेकिन एक स्तर पर हम इसके बारे में जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में जो डिसएंगेजमेंट का समझौता हुआ है उसमें किन किन बातों को शामिल किया गया है, किस तरीके से दोनों देशों ने इस सीमा विवाद को हल करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर ये पूरा मामला, ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला था, पेंगोंग त्सो वाला क्षेत्र, तो वो महत्वपूर्ण क्यों है। इसके अलावा हम देखेंगे चैलेंजेस को और बात करेंगे वे फॉरवर्ड की, आगे क्या किया जा सकता है, और अंत में एक सवाल रहेगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे मेंस के स्तर पर। तो ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड की बात। तो 5 और 6 मई को लद्दाख के पेंगोंग त्सो क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में हाथापाई की घटना हमें देखने को मिली। उसके जस्ट बाद जब ये झड़प हुई तो जून 2020 में भारत और चीन के बीच में सैन्य स्तर पर बातचीत शुरू हुई कि कैसे इस घटना को काउंटर किया जाए और कैसे स्थितियों को सामान्य किया जाए। लेकिन इस वार्ता के बाद, जब वार्ता चल ही रही थी, कोर कमांडर स्तर पर बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद गालवान घाटी में हमें दोनों सेनाओं के बीच में झड़प देखने को मिली, जहां पर एक बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक हताहत हुए। ठीक है, उसके बाद ये वार्ता के दौर चलते रहे और जुलाई 2020 में भी कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बावजूद बैठक में सैनिकों को वापस बुलाने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी नहीं हो पाई और दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई। ठीक है, अगर आप इस वार्ता को देखना चाहें तो आप इस प्लेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दिखाया गया है जून से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जनवरी 24 की ये अंतिम वार्ता, जिसके बाद एक तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सितंबर के महीने में शंघाई सहयोग संगठन की मॉस्को में मीटिंग हुई थी, जहां पर विदेश मंत्री स्तर की वार्ता भारत और चीन के बीच में हुई थी, जिसके बाद इस तरीके के समाधान पर दोनों देश पहुंचे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद भारत ने किस तरीके से प्रतिक्रिया दिखाई। तो आर्थिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर कई तरीके से प्रतिक्रिया हमें भारत की देखने को मिली। हालांकि चीन का भी एग्रेसिव रवैया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सामने आया, लेकिन भारत ने उसके जवाब में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती इस पूरे क्षेत्र में की और काफ़ी संख्या में मशीन्स गन, हथियार, आर्टिलरीज और टैंक वगैरह को भी हमें वहाँ पर खबरों में सुनने को मिला। तो इसके बाद अगर हम देखें आर्थिक स्तर पर, तो आर्थिक स्तर पर भी भारत ने कार्रवाइयाँ कई तरह से की। जैसे हमने बीच में यहाँ पर टिकटॉक बैन को देखा, PUBG गेम पर बैन को देखा। हालांकि भारत सरकार ने इसके अलग कारण बताए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ हैं वो इस चीज़ को चीन के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। तो ये भारत की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो मैप में हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि मैप के जरिए एक आपको इसकी बेहतर समझ हो सकती है। तो ये आप यहाँ पर मैप देख रहे हैं लद्दाख का, साथ ही जम्मू कश्मीर यहाँ पर इस क्षेत्र में है। अब दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, इस आधार पर हम इसे समझेंगे। तो ये क्षेत्र यहाँ पर भारत का हिस्सा है, अक्साई चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त चीन की मौजूदगी और चीन का कब्जा है। ये जो लाइन है इसे हम LAC कहते हैं और यहाँ पर पेंगोंग त्सो झील मौजूद है, जहाँ पर ये पूरी घटनाक्रम हुई है। अब पेंगोंग त्सो झील को यहाँ पर समझना जरूरी होगा, क्योंकि पेंगोंग त्सो झील के आसपास का एक बड़ा पोर्शन इस पूरी खबर से रिलेट करता है।
तो अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई समुद्र स्तर से लगभग 13,900 फीट की है और इसकी जो लंबाई है यह चीन के तिब्बत क्षेत्र से भारत तक फैली हुई है और लगभग 2/3 इसका हिस्सा तिब्बत में है और 1/3 हिस्सा भारत में मौजूद है। इसकी कुल लंबाई लगभग 134 किलोमीटर है, जिसे लगभग 8 छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है भारत की तरफ से इस हिस्से में। इसे ही फिंगर्स कहा गया है। तो हम एक बड़े मैप में समझते हैं ये फिंगर की घटना क्या है। देखिए, इस पूरे क्षेत्र में जो LAC का क्षेत्र है इसे फिंगर्स में डिवाइड करके एक शब्द है, इसका उपयोग किया जाता है। तो फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का क्षेत्र यहाँ पर सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भारत की जो बात है, भारत यहाँ पर फिंगर 8 के पास के क्षेत्र को LAC के तौर पर मान्यता देता है। वहीं पर अगर हम चीन की बात करें तो चीन यहाँ पर फिंगर 2 के पास के क्षेत्र को LAC मानता है। भारत की इस समय मौजूदगी फिंगर 3 और 4 के बीच में है और यह एक एरिया भारत का यहाँ पर सैन्य बेस है। चीन के सैन्य ठिकानों की बात करें तो चीन के सैन्य ठिकाने फिंगर 8 के पास मौजूद हैं और अभी जो हालिया घटनाक्रम हुआ उसकी बात ये थी कि यहाँ से फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पिछले कई दशकों से भारतीय सैनिक गश्त करते हैं पूरे इलाके में। तो चाइनीज़ जो लिबरेशन आर्मी है उनके सैनिकों ने, जिसे हम PLA कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि फिंगर 8 के बाद लगभग 8 किलोमीटर तक का क्षेत्र यहाँ पर घुसपैठ की और लगभग वहाँ पर कई तरह के सैन्य ठिकानों को वहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। भारतीय सैनिक जब वहाँ पर जाना शुरू हुए उनको गश्त करने से रोका गया, साथ ही उनके साथ सैन्य झड़प की घटनाएं अभी जैसा हमने पीछे बात की वो सामने आई। ठीक है गाइस, तो अब आगे बढ़ के समझते हैं कि भारत चीन डिसएंगेजमेंट का जो अभी समझौता हुआ है उसमें क्या बातें निकल करके सामने आई हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संसद के दोनों सदनों में इस बात को रखा है और उन्होंने कुछ बातें यहाँ पर स्पष्ट की हैं, जैसे कि भारत चीन के बीच LAC सीमा विवाद को लेकर के एक स्तर पर समझौता हुआ है। ये पैंगोंग त्सो झील के आसपास के इलाके में जो फेस ऑफ चल रहा था उसको लेकर के समझौता है। यहाँ पर बात लिखी हुई है, दोनों देशों के बीच इस समझौते के तहत जो सैनिक हैं वो पीछे हटेंगे एक एक करके, मतलब एक विवादित क्षेत्र को व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से खाली किया जाएगा। यह बात उन्होंने यहाँ पर बताई संसद में। व्यवस्थित तरीके से का मतलब चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और एक साथ एक प्रक्रिया के रूप में से खाली किया जाएगा। इसके अलावा जब एक क्षेत्र खाली होगा तो इसके 48 घंटों के भीतर यहाँ पर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। उसके बाद पूरे क्षेत्र का एक बार निरीक्षण किया जाएगा। चीनी सैनिक पैंगोंग झील इलाके में फिंगर 8 के, अभी हमने जैसा पीछे मैप में देखा, फिंगर 8 का क्षेत्र जहाँ पर भारत अपने LAC का दावा करता है उसके पूर्वी क्षेत्र में वापस जाएंगे, यानी लगभग मई के पहले की स्थिति, अप्रैल के दौरान जो स्थिति थी उसको बहाल करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। इसी तरह भारतीय सैनिक फिंगर 3 के पास मौजूद अपने एक स्थायी बेस, जिसे धनसिंह थापा बेस कहा जाता है, अभी हमने आपको दिखाया था यहाँ पर मैप में कि फिंगर 3 के पास ये बेस है, तो इस बेस पर भारतीय सैनिक वापस से आ जाएंगे और चीनी सैनिक यहाँ पर फिंगर 8 के पास वापस से पहुँच जाएंगे। और बीच का जो इलाका है अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए वहाँ पर गश्त की स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि वापस से गश्त लगाई जाएगी या नहीं, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए गश्त को स्थगित किया गया है किसी भी तरीके के अन्य विवाद से बचने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें झील के उत्तर और दक्षिण दोनों किनारों पर जो भी निर्माण कार्य किए गए हैं, सैन्य बेस या छावनियां अगर जो भी बनाई गई हैं उनको भी यहाँ पर हटाया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पूरा क्षेत्र है LAC के पास का उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि LAC का क्षेत्र एक सीमाई क्षेत्र है, यानी भारत का अक्साई चीन के पास से जो एरिया है वो LAC के जरिए अलग होता है या जुड़ता है, हम दोनों बातें कह सकते हैं। तो सीमा का क्षेत्र अपने आप में किसी भी देश के लिए सामरिक स्थिति से सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है और संवेदनशील होता है। मई 2020 की घटना गतिरोध के बाद पैंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण तट महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाकों के रूप में सामने आए हैं। जो पैंगोंग त्सो झील का उत्तरी तट है और दक्षिणी तट है, उस इलाके में जो भी सैन्य गतिविधियां हुई हैं पिछले दिनों, उसकी वजह से यह क्षेत्र अपने आप में सामरिक दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जाता है या फिर इस क्षेत्र की सुरक्षा चिंताएं भारत के लिए जरूरी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए जहां चीनी सैनिक भारतीय LAC के अंदर अगर
8 किलोमीटर तक प्रवेश करते हैं या घुसपैठ करते हैं, तो ये मुद्दा भारत के लिए संवेदनशीलता से देखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सुरक्षा और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, हमने बात कर ली। अब अगर हम बात करें कि LAC पर अक्सर हमें स्टैंड ऑफ, फेस ऑफ, दो शब्दावलियां हैं, ऐसा क्यों देखने को मिलता है? स्टैंड ऑफ का मतलब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और सैन्य स्तर पर उसका हल नहीं निकाला जा सकता। वहीं फेस ऑफ मतलब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और उनका हल सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए निकाले जाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अभी घटना थी वो फेस ऑफ की थी, डोकलाम में हमने स्टैंड ऑफ की घटना देखी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरी जो सीमा है, लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा भारत और चीन के बीच में LAC के रूप में देखी जाती है। यहाँ पर कुछ प्रमुख इलाकों की बात करें तो यहाँ लद्दाख क्षेत्र में डेमचक, त्रिग हाइट्स, दमचेले, पैंगोंग त्सो, चुमार और स्पांगुर गैप जैसी क्षेत्र मौजूद हैं। इसी तरह हिमाचल क्षेत्र में कौरिक, शिपकिला, उत्तराखंड की बात करें तो बाराहोती, उलानसुंदा और इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में भी कई सारे क्षेत्र हैं जैसे कि नामखाचू, सुमदोरोंगचू, असफिला और दिचू, यांगसे, बहुत सारे एरियाज हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आराम से देखिए, मैप में अलग से भी लोकेट कीजिए। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को सॉल्व होने में इतना समय क्यों लगा। देखिए, सितंबर के महीने में जो शंघाई सहयोग संगठन की जो मीटिंग हुई थी मॉस्को में, उसमें भारत और चीन की मंत्री स्तरीय वार्ता हुई थी। उस दौरान चीन का कहना था कि भारत पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाके से अपनी सेना को हटाए, जबकि भारत का वहां पर पक्ष ये था कि पूरे क्षेत्र को ही एक बार में एक तरीके से दोनों की सहमति के आधार पर खाली किया जाना चाहिए। तो इसके बाद दोनों बातचीत आगे बढ़ी और 24 जनवरी की बातचीत के बाद भारत ने अभी ये कदम दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से उठाया गया। लेकिन उस दौरान रक्षा मंत्री ने एक बात कही थी कि भारत ने चीन के सामने जो अपना पक्ष रखा था उसमें उन्होंने लगभग 3 बातों का जिक्र किया था कि इस आधार पर हम इस स्टैंड ऑफ को ख़त्म करने की या इस फेस ऑफ को ख़त्म करने की बात रखना चाहते हैं। इन्होंने कहा था सबसे पहले तो दोनों पक्षों द्वारा LAC को स्वीकार किया जाए। जो भारत जिस LAC को मान्यता देता है उसे लगभग दोनों पक्ष स्वीकार करें और उसका सम्मान करें। इसके अलावा किसी भी पक्ष को एक तरफा यथा स्थिति बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसा कि हमें इस मामले में चीन के जरिए देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी दशकों से जब वो स्थिति वहाँ पर बहाल थी, भारतीय सैनिक गश्त करते थे तो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक, तो फिर अचानक से कैसे चीनी सैनिकों ने वहाँ पर उसको रोकने का प्रयास किया, उस स्थिति को बाधित किया। तो यहाँ पर भारत ने अपना एक पक्ष रखा कि ऐसी कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा दोनों पक्षों द्वारा सभी समझौतों का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने ये बात भी वहाँ पर रखी कि दोनों देश अगर किसी समझौते पे पहुँचते हैं तो उसका सम्मान किया जाए और उस समझौते पर स्थिर रहने की कोशिश की जाए। तो अब हम बात करते हैं इस समझौते की कुछ बातों को जिनके बारे में इसमें जिक्र नहीं किया गया। तो सबसे पहले तो इसमें चुशुल की स्थिति का जिक्र हमें नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा देपसंग प्लेन की बात है, ये एक मैदानी इलाका है, इसकी बात हमें देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा भारत का जो सैन्य बेस है दौलत बेग ओल्डी रोड, उसके बारे में यहाँ पर कोई जिक्र सुनने को नहीं मिला। हालांकि धीरे धीरे करके इसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें आगे अपडेट्स अभी आते रहेंगे। ठीक है गाइस, हम बात करें अगर चैलेंजेस की कि इस पूरे मुद्दे में हमें किस तरीके के चैलेंज देखने को मिले हैं या आगे आ सकते हैं भारत चीन दोनों देशों के बीच में। सबसे पहला तो विश्वास का अभाव है दोनों देशों के बीच में। इसके पहले 1962 में जब भारत का चीन से युद्ध हुआ था, उस दौर में भी भारत और चीन के बीच के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब हुए थे। तो तब का विश्वास धीरे धीरे करके, इसके अलावा चीन के द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया जाना, सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अक्सर चीन द्वारा भारत का विरोध देखने को मिलता है। तो ये सारे मुद्दे दोनों देशों के बीच में एक तरीके से अविश्वास को बढ़ावा देते हैं। निर्णयों की अस्पष्टता कि अगर दोनों देशों के बीच में अगर सैन्य स्तर पर कोई बातचीत चल रही थी, उसके बाद भी सैनिकों के बीच में झड़प हो जाती है। कोई निर्णय अगर आज लिया गया, कल को उसमें एक तरफा कार्रवाई करके कोई देश उसको बदल सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक चैलेंज है देशों के लिए। इसके अलावा LAC को लेकर के जो विवाद मौजूद है कि किस LAC को मान्यता दी जाए, यानी चीन के द्वारा LAC पर किए गए दावे को मान्यता दी जाए या फिर भारत द्वारा LAC पर किए गए दावे को मान्यता दी जाए, ये एक चैलेंज के रूप में हम देख सकते हैं।
बात करें अगर वे फॉरवर्ड की कि क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जा सकता है, तो पहला तो यही जो किया जा रहा है वही इम्पॉर्टेंट है कि सैनिकों को वापस बुलाया जाए, दोनों देश सीमाओं पर एक शांति की स्थिति बहाल करें। इसके अलावा विश्वास बहाली के उपाय किए जाएं। कैसे? ट्रैक 1 डिप्लोमेसी इसके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का मतलब है कि दोनों देशों के बीच सरकारें खुद से आकर के एक दूसरे से बातचीत करें और इन रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश करें। इसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा दोनों देश बातचीत से मुद्दों का समाधान करें और LAC के लिए एक समर्पित विंग का निर्माण किया जाए, यानी कि एक ऐसा गठन किया जाए, ऐसी समिति का गठन किया जाए सैन्य स्तर पर या देशों के राजनयिक इस बात को खुद से स्पष्ट करें कि कैसे इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा। तो समर्पित विंग का मतलब यही है कि एक खास स्थिति जहां पर इसी मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा की जाए। ठीक है गाइस, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ और समझते हैं कि अगर कोई सवाल बनता है तो एक मॉडल आंसर आप इसका लिख करके उस सवाल को डील करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देते हैं। भारत चीन सीमा विवाद किस तरह दोनों देशों के बीच संबंधों में अविश्वास को बढ़ाते हैं? विगत वर्षों के कुछ उदाहरणों का उल्लेख करते हुए हालिया घटनाक्रम के अनुसार इसे सुलझाने के उपाय सुझाइए। तो आप इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। तो गाइज, ये था आज का हमारा ओवरऑल टॉपिक। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।